नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं BR अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हमारे साथ कल बहुत से नए बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने हमसे मुलाकात की है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे इस चैनल पर आए। तो सभी को दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाइए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप हमारे लिए बस सिर्फ इतना कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ऐसे दोस्त हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक आप हमारी पहुंचने में मदद कीजिए। तैयारी मैं आपको बहुत बढ़िया लेवल की कराऊंगा, जितना मेरी तरफ से होगा पूरा पेशेंस दिखाऊंगा। और मैं जिस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा उसमें उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम आपको शीट दिखाते हैं। ये कल हमने शीट आपको PDF प्रोवाइड करा दी थी। ये 5 अंक, ये पेपर जो फर्स्ट बुक है उसमें 5 अंक वाले क्वेश्चन है। ये NCERT हिंदी मीडियम से हम आपको तैयारी कराएंगे। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के या फिर आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड हैं जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्र यूज किया, तो हिंदी मीडियम से हम तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो इसका हमने एक वीडियो हमने कल दे दिया था, क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 था, गोली चालक की धारता के लिए कल वीडियो डाला था। आज हम जो वीडियो डालेंगे वो डालेंगे गॉस की प्रमेय का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के क्वेश्चन हम करा रहे हैं डेरिवेशन। बहुत कम यूट्यूब चैनल होते हैं जिस पर आपको ये 5 नंबर के डेरिवेशन मिलते हैं। हम आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बताएंगे आप 5 नंबर आसानी से कैसे लेंगे। क्लियर, इतनी बात बता दी, आगे समझें बच्चों। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ खत्म। अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय की बात के लिए। बच्चों समझ लो अच्छी तरीके से, गॉस की प्रमेय दिखाई पड़ रहा है क्या सबको? गॉस की प्रमेय ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी लोगों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक पहले करें। तो गॉस की प्रमेय जानने से पहले हम आपको बता दें कि आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में जानना चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। पहली बात, विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? आवेश से निकलती। तो आपको आवेश के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। दोनों के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी देंगे ताकि सारे बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा बेसिक अच्छे से तैयार नहीं किया वो सब समझ सके। देखिए बेटा, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लस का Q आवेश, एक होता है बेटा माइनस का Q आवेश। यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। मतलब आवेश की 2 प्रकृति होती हैं और दोनों प्रकृति कैसी होती है बेटा? एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी एक प्लस तो दूसरी माइनस। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? इन दोनों की खास बात क्या होती है बच्चों, वो समझो। इन दोनों की खास बात क्या होती है? जो प्लस चार्ज होता है यहां से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। यहां से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। कहां से निकलती है बेटा? प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। बात क्लियर? और जाकर किसमें प्रवेश करती हैं? जाकर किसमें प्रवेश करती हैं? जाकर के माइनस वाले चार्ज में प्रवेश कर जाती हैं। यानी तुम्हें एक बात समझ में आ गई तुम्हारे क्या, कि जो प्लस आवेश होता है वहां से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं और जो माइनस चार्ज होता है उसमें जाकर के समा जाती हैं। यानी ये बंद वक्र बना के तैयार करती है। इतनी बात क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में, कि आखिर ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है। बात समझ में आ रही? तो बेटा अगर कभी भी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, क्या जा रही हैं? विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। बहुत ध्यान से समझना अच्छी तरीके से। एक जगह से दूसरी जगह विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। इतनी बात क्लियर? विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। हमने रास्ते में कोई एक प्लेट लगा दी। रास्ते में क्या लगा दी? एक हमने कोई रास्ते में हमने क्या लगा दी? एक कोई प्लेट लगा दी। बहुत अच्छी तरीके से समझिए। विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं और रास्ते में हमने क्या लगा दी? एक प्लेट लगा दी बच्चों। तो अब हम क्या कहेंगे बेटा? अब हम क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे कि विद्युत बल रेखाओं की वह संख्या जो कि पृष्ठ से होकर गुजर रही है। तो कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं बेटा, जरा देख के बताइए एक बार। इतनी बल रेखाएं गुजर रही हैं कि नहीं गुजर रही हैं? ये इंक मार्कर की ज्यादा निकल रही है। चलिए, तो कितनी संख्या निकल रही? 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या निकल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका विद्युत फ्लक्स कितना है? 5। यानी कि बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जिस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वह पृष्ठ जिससे विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं वह विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। कैसे? एक बात और समझिए। ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं, यानी विद्युत क्षेत्र इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में डायरेक्शन कर रहा है? इस दिशा में। यानी विद्युत क्षेत्र को किसकी आवश्यकता पड़ती है?
विद्युत क्षेत्र दिशा की आवश्यकता पड़ती है, तो आपने दिशा का लगा दिया। दूसरी बात, क्षेत्रफल सदिश, किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल सदिश की। बहुत ध्यान से समझेंगे, अच्छी तरीके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे जो तुम्हारी समझ में आएगी। क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या होता है, इसका हम एग्जाम्पल आपको एक तरीके से देंगे प्लेट के माध्यम से देंगे। जस्ट ए मिनट होल्ड रखेंगे जरा बेटा। देखिए, जैसे कि एक प्लेट है, ये बिल्कुल सेम प्लेट है। हम अगर ये प्लेट लगा दें, हम ये प्लेट लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि इस प्लेट से कितनी बल रेखाएं निकल कर जाती हैं। ये बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? विद्युत फ्लक्स। इसमें जिस दिशा में बल रेखाएं जा रही हैं उस दिशा में क्या हो गया? वेक्टर ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है क्षेत्रफल के लंबवत दिशा। मतलब जैसे अगर ये हमने इस प्रकार रखी कोई प्लेट, तो उसका क्षेत्रफल कहाँ काम करेगा? क्षेत्रफल सदिश बिल्कुल ठीक 90 डिग्री पे। अगर ये इस दिशा में रखी है तो ये ठीक किसकी 90 डिग्री पे काम करेगी। बात समझ में आ गई? अगर हम इस दिशा में बात करें क्षेत्रफल सदिश की, तो अगर प्लेट हमारी ऐसी रखी हुई है अगर, तो उसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ काम करेगा? मिड पॉइंट से। इसे हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करेंगे। बात क्लियर? यानी जब भी हम वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वैद्युत फ्लक्स की बात करें, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन इसका सूत्र बना देना, क्या कि जो वेक्टर ई है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए। बात समझ में आ गई? तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया आपका। समझ में आया क्या? सिंपल सी बात है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? आप सीधा बताइए कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या है जो कि उस पृष्ठ से होकर गुजरती है। फॉर्मूला पूछता है एग्जामिनर तुरंत बताइए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, कि जो इसका विद्युत क्षेत्र है ई और जो इसका क्षेत्रफल सदिश है ए, इन दोनों का वेक्टर गुणन क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते बच्चों। आगे हम लोग समझेंगे क्या, आगे हम क्या समझेंगे कि हम गॉस की प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे। ये बात समझ में आ गई? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा था, ई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। बात क्लियर? समझ में आई क्या? ई ए कॉस थीटा। इसके बारे में भी एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे, जो कि ये गॉस की प्रमेय का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये फॉर्मूला देखिए, एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। अब आपके गॉस की प्रमेय समझ में आएगी, जो चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। बात क्लियर? गॉस की प्रमेय, इसका मतलब क्या है कि कोई एक बॉडी ली, उसके अंदर एक हमने चार्ज रखा, तो उसकी सभी दिशाओं से आवेश निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा उस बॉडी के अंदर से कितना आवेश, मतलब कितना जो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं उसकी संख्या क्या है, इसे हम कहेंगे क्या? गॉस की प्रमेय से निकालेंगे इसे। ठीक है, यानी वो भी एक क्या है? फाई निकालना ही है, फाई का मान है, लेकिन कितना निकलेगा। बात समझिए, जैसे कि कोई एक पार्ट है, हमने पार्ट ले लिया, हम गोलाकार का भी ले सकते हैं, हम चौकोर का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से हमने कोई लिया तो आपके दिल में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने गोल और चौकोर क्यों लिया? अगर प्रश्न तो कैसा भी हो सकता है, इसीलिए हम पार्ट ही बदल देंगे। बिल्कुल, हम बिल्कुल ऐसा पार्ट ले लेंगे जो ना गोल होगा ना चौकोर होगा, बिल्कुल कैसा होगा? अलग आकार का होगा। ये देखो, हमने कोई ले लिया पार्ट, कोई पार्ट ले लिया हमने, इसके अंदर हमने कोई आवेश रख दिया प्लस क्यू का। कोई आवेश रख दिया, कौन सा? प्लस क्यू का। आपको पता है कि ये जो आवेश रखा है, तो यहां से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी। पूरे पृष्ठ से बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अब पूरे पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये बात तुम्हें बताई है गॉस भैया ने। बात क्लियर? इसे कैसे निकालेंगे कि हम पूरे पृष्ठ से बता सकें कि फाई ई का मान कितना होगा। डेरिवेशन 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे डेरिवेशन। और अगर तुम्हें ये अच्छा लग जाए, डेरिवेशन पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखना वेरी नाइस सर, और ये जो वीडियो है इसे शेयर कर देना अपने सभी ग्रुप्स में और बता देना कि टीचर ऐसा भी पढ़ाते हैं। बात समझ में आ रही क्या? समझिए बेटा, हमने बोला ठीक है निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं, निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या भी हम ज्ञात करेंगे। चलिए, हमने कोई एक बिंदु ये मान लिया, कोई बिंदु क्या मान लिया? कोई एक बिंदु हमने मान लिया। बल रेखाएं इधर भी जाएंगी
बल रेखाएं इधर भी जाएंगी, बल रेखाएं इधर भी जाएंगी, बल रेखाएं इधर जाएंगी, बल रेखाएं इधर, हर जगह बल रेखाएं भी जाएंगी। हमने कोई आवेश मान लिया Q किसी बिंदु से, बात समझ में आई क्या? किसी बिंदु से हमने कोई आवेश मान लिया Q। अब बच्चों एक बात समझना ध्यान से, हमने ये छोटा सा बिंदु रखा है गोल, दिखाई पड़ रहा है क्या? ये छोटा सा बिंदु को हम थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा बड़ा हमने जूम करके दिखा दिया। कोई एक डॉट, भाई बॉल है, बॉल समझो, एक गेंद लीजिए, गेंद में हवा भरी है, सुई से उसमें छेद करेंगे तो हवा बाहर निकलेगी। वो जो हवा बाहर निकल रही है, समझिए बात, जो हवा बाहर निकल रही वो क्या? विद्युत बल रेखाएं हैं। उनकी संख्या ज्ञात करके आप बता दें तो आप केवल उसे एक बिंदु का बताएंगे, और जब आपसे बोलेंगे कि पूरी गेंद का कितना होगा तो आप क्या करेंगे? छोटे छोटे हर जगह गेंद में छेद करेंगे तो पूरी गेंद का निकल के आ जाएगा कितना है। वही कंडीशन यहाँ पर है, छोटा सा कोई एक पार्ट है, हमने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको दिखाई पड़ जाए, इसकी दूरी होगी कुछ ना कुछ। ये दूरी कितनी है इसकी? टोटल r। अब यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ एक कोई कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये कोण बन रहा है, चूंकि ये बहुत छोटा सा कोण होगा इसलिए इसे डी ओमेगा कहेंगे। क्या कहेंगे? डी ओमेगा। ये घन कोण है। कैसा कोण है? घन कोण। घन कोण का मतलब समझिए, जैसे कि तरबूज देखा है, तरबूज देखा है, तरबूज में आप पीस करते हैं ऐसे करके कुछ, तो ये कुछ इस प्रकार रहता है अंदर जा करके, तो ये क्या है? ये घन कोण होता है, ठोस का कोण होता है। बात समझ आ गई? तो अगर कोई एक छेद रखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी कि नहीं होगी? बात समझ आई क्या? समझिए, कोई एक हमने छेद गोल ले लिया, ये कोई आवेश Q है, प्लस का चार्ज है, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये डिस्टेंस इसके बीच की दूरी है। भाई ये दूरी कितनी है? ये दूरी हमने मान ली r। बात के लिए अगर हम कहें ये कोण कितना है तो आपने क्या कह दिया? ये कोण है डी ओमेगा। डी ओमेगा का मतलब होता है जो बहुत छोटी चीज होती है उसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर? समझिए बात को। ओमेगा मतलब क्या है? घन कोण। चूंकि बहुत छोटा होगा, ये हमने एक बड़ा सा आपको करके दिखा दिया, लेकिन बड़ा सा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसलिए दिखाई ताकि आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। बात क्लियर है क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। समझो बच्चों, बात को समझेंगे अच्छी तरीके से। अब विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में भी जा रही ई, इस दिशा में भी जाएगी क्या? ई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखा कितनी है? ई। अब क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं। भाई अगर पृष्ठ ऐसा है तो उसके जस्ट ऊपर दिशा में ही क्षेत्रफल सदिश ए भी काम करेगा कि नहीं करेगा? जैसा हमने आपको बताया था, उसके ठीक 90 डिग्री पे काम करता है क्षेत्रफल सदिश। अब हम अगर आपसे बात करें किसी एक बिंदु पर, बिल्कुल डेरिवेशन देखिए, हम केवल एक बिंदु का निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, केवल एक बिंदु का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद हम पूरे पृष्ठ का निकाल लेंगे। बात क्लियर है? कैसे निकालेंगे समझिए। केवल एक बिंदु का विद्युत फ्लक्स, जैसे हम विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बिंदु बहुत छोटा है इसलिए हम क्या करेंगे? डी फाई ई। तो एक बिंदु का विद्युत फ्लक्स निकालने फॉर्मूला क्या था? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। चूंकि ये बहुत छोटा है इसलिए इसे डी ए मानेंगे हम, तो इसका भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर डी ए करेंगे। अब हम अगर डी फाई ई का पूरा मान निकालते हैं तो क्या वेक्टर हटाएंगे? ई ए ई डी ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, रख दिया हमने। डी फाई ई का मान क्या निकाला? ई डी ए कॉस थीटा। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? इसके बाद बच्चों देखिए हमने क्या किया? ई डी ए कॉस थीटा। देखो मेन चीज समझिए बच्चों, जो भी, एक मिनट, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक ठीक। चलिए हाँ बच्चों, कहाँ थे हम लोग? डी फाई वाला ई डी ए कॉस थीटा, इतना आपने कर लिया। यहाँ आप क्या जानते? वी नो दैट, तुम जानते हो। क्या जानते हो बेटा? वी नो दैट, तुम जानते हो। तुमने ई बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बोलो ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था? कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर? अगर आप डी फाई ई बराबर में ई के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। बोलो बात क्लियर है क्या?
समझिए इधर समझिए, डी फाई ई बराबर में क्या लिख सकते हैं, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, समझो बेटा बात, क्यू एक में गुणा कर क्यू अपॉन में 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू इनटू में ये क्या लिखा, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसे हमने एक साथ लिख दिया, इसे हमने एक साथ क्यों लिख दिया, समझिए जरा ध्यान से। जब आप 9th में थे, जब आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी, 10th में तब ज्योमेट्री पढ़ी, तब आपने ठोस कोण के बारे में सुना होगा, घन कोण के बारे में सुना होगा। कैसे कि अगर हम ज्ञात करेंगे घन कोण कितना है डी ओमेगा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये भाई जिसकी डिस्टेंस है आर, ये जिसकी डिस्टेंस है आर, 2r हो गई, प्लस इस पूरे का क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ, इस पूरे का क्षेत्रफल होगा मान के चलिए डी ए। तो हम ये डी ओमेगा कैसे निकालते थे, हम ये डी ओमेगा हम निकालते थे, ये ओमेगा बराबर सूत्र क्या होता था, जो ओमेगा था, ओमेगा सूत्र क्या था, ये जो आर है, आर का गुणा हो जाता, क्या हो गया था यहाँ पर आर स्क्वायर, और किसके बराबर होती थी, ये जो क्षेत्रफल दिया जाता था तुम्हारा ए इनटू में ये बीच का कोण जो थीटा हुआ करता था, उसे क्या कर दिया हमने कॉस थीटा। यानी कि चूंकि ये बहुत छोटा है ओमेगा, तो क्षेत्रफल भी छोटा है, ये क्या है कॉस थीटा अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। तो जहां पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वहां पे आप डी ओमेगा लिख सकते हैं। दिखाई पड़ रहा है क्या बच्चों? तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू में, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो बेटा फॉर्मूला, इसके बदले ये फॉर्मूला होता है डी ओमेगा का। क्या होता है डी ओमेगा बराबर फॉर्मूला, आप लिख देना डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है क्या? जिसकी जगह फॉर्मूला क्या लिख दोगे, डी ओमेगा। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल लिया फॉर्मूला, ये आपने फॉर्मूला निकाल लिया डी फाई ई का। चूंकि ये आपने किसका निकाला है, बहुत ही छोटे पृष्ठ का निकाला है, छोटे बिंदु का निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू में डी ओमेगा। बात क्लियर है क्या? ये आपने एक छोटे से बिंदु का निकाल लिया, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण केवल एक छोटे से बिंदु से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, वो इतना ही निकलेगा, यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या इतनी निकलेगी। किससे निकाला? एक छोटे से बिंदु से निकाला। तरीका समझिए बच्चों क्या होता है, बहुत अच्छे से देखेंगे कि जब आपने एक छोटे से बिंदु का निकाला है, अब हमें पूरे पृष्ठ का निकालना है, तो किसी भी छोटी चीज का जो विशाल आकार करना पड़ता है, हमें उसका करना पड़ता है इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो उसका विशाल आकार निकल के सामने आ जाता है। तो हमने एक बिंदु का निकाल लिया, हम पूरे पृष्ठ का निकालना चाहें, जैसे कि गोल गेंद है, छोटा सा सुई से एक छेद किया था, हवा निकली थी, अगर हम पूरे में निकाल दें कि एक में अगर इतनी निकले तो पूरे गेंद में कितने छेद करके हवा निकलेगी, वो संख्या पूछेगी इसमें। समझिए तरीका बच्चों। अब आपने छोटे से भाग को बड़े में कन्वर्ट करना है, यानी कि फाई ई का मान चाहिए आपको। तो फाई ई का मान कब निकलेगा? जब आप क्या करोगे, जो छोटा सा भाग था डी फाई ई, इसका आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। कैसे? समझिए बच्चों अच्छी तरीके से देखना, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, फाई ई बराबर में इंटीग्रेशन डी फाई ई का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू में डी ओमेगा। बात समझिए बेटा, आप 2 मिनट के लिए देखेंगे, पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगी पूरी गॉस की पिरामिड। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। जो बच्चे बायोलॉजी के क्षेत्र के हैं उन्हें हो सकता है ये बात पता ना हो, हम बता दें कि इंटीग्रेशन जो करते हैं उसमें जो चीज कांस्टेंट होती है, यानी जो चीज नहीं बदलेगी, वो चीज आ जाती है बाहर। बात क्लियर? कैसे? देखिए, जो चीज नहीं बदल सकती, फाई ई बराबर में बच्चों देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या वैल्यू है, निश्चित रहेगी ये वैल्यू, तो ये अपनी जगह बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। आवेश क्यू आवेश पूरे के लिए समान रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये भी बेटा बाहर निकल के आ जाएगा। मतलब जो चीज कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगी। अंदर कौन बचेगा? केवल डी ओमेगा, केवल आपका बच जाएगा। बात क्लियर? तो आप जब डी ओमेगा का बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, घन कोण का जो इंटीग्रेशन का सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, घन कोण के जो इंटीग्रेशन का सूत्र होता है, लिख लो इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर में 4 पाई। ये नोट कर लो, दिखाई पड़ रहा है क्या? तो डी ओमेगा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है 4 पाई। ये 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा बेटा,
तो फाई ई बराबर क्या निकल के आ गया, क्यू इंटू में 1/एप्सिलॉन0। बात क्लियर। यही है गॉस की प्रमेय। बात समझ में आई क्या? तरीका समझ लो एक बार में पूरा अच्छी तरीके से। गॉस की प्रमेय बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है, केवल एक गेंद का जिक्र अगर आप गेंद एक ले लेते हैं, उसकी एक जगह सरफेस पे छेद करते हैं, उससे जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकलेगी, आप पूरी गेंद का पता करेंगे, बस यही है वो चीज। तो आपको पता है कि किसी एक जगह से आपने छेद किया तो भाई यहाँ से क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। चूंकि बहुत छोटा छेद है तो छोटा फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। डी ए का मतलब क्या है, एरिया है। किसका एरिया है, सतह का एरिया, जो ये गोल आकार में है, जैसे भी आकार में है, इसका क्या है। तो वेक्टर यहाँ कौन सा डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है, डी फाई ई का मान क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 14 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन में r²। इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, जिन बच्चों को जरूरत है तो बताते रहें। तैयारी हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। स्वास्थ्य हमारा थोड़ा कल से ठीक है, आपको एनर्जी दिख रही होगी, तो आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए और हम आपको सारी चीज बताएं। यहाँ से क्या किया, ये जो ई की वैल्यू है यहाँ पर हमने पुट कर दी, जैसे हमारा ये बन के आ गया। यहाँ डी फाई ई अपॉन में जो चीज जैसी थी वो रख दी, और बाकी सारी चीज। ये फॉर्मूला होता है डी ओमेगा, यानी घनकोण का। किसका होता है, घनकोण का। इसका एक हम हैंड राइटेड नोट्स आपको ग्रुप्स में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। अच्छी तरीके से अपनी कोचिंग के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जो भी है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। एक टीचर का उद्देश्य केवल समझाने का होता है, हमने आपको समझाया, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है बेटा। डी ओमेगा का मान हमने रख दिया, उसके बाद जो वैल्यू जैसी थी वैसी हमने रख दी। क्योंकि हमने एक छोटे से छेद का निकाला विद्युत फ्लक्स, हम अब क्या करेंगे, पूरे का निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या करें, छोटे भाग का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने से छोटा सा रूप विशाल रूप में बदल जाता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का पहला नियम ये होता है, जो चीज कांस्टेंट होती है, जो नहीं बदलती है, जो हमेशा समान रहती है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, बाकी सबका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो आपको पता है 1 एक गणित का नंबर है, नहीं बदलेगा सबके लिए। 4 नहीं बदलेगा, पाई का मान फिक्स होता है, कितना होता है 22/7 3.4। एप्सिलॉन0 का मान फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू, ये बाहर आ गई। आवेश Q सभी के लिए सेम रहेगा। उसके बाद डी ओमेगा की बात करते हैं। ओमेगा का मान घनकोण है, घनकोण का क्या होता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। घनकोण हर एक के लिए बदल जाएगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है 4 पाई। घनकोण का जिस बच्चों को पता नहीं इंटीग्रेशन, वो लिख लें बायोलॉजी वाले, ठीक है। उसके बाद 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यू और अपॉन में क्या एप्सिलॉन0 बच गया। बस यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर समझ में आया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो मिलेंगे कल। 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, जिस किसी बच्चे को चाहिए है तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बोलिए, हम आपकी पूरी करेंगे मदद। धन्यवाद। आज की तरह काफी, बाई का शेष कल मिलेंगे इस चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त।